हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए एपिसोड में। टुडेस टाइटल इज टू अंडरस्टैंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग ने ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया है, क्या क्या पढ़ लिया है उसे एक बार रिकलेक्ट करते हैं ताकि उसका वेक्टर वर्जन समझना हमारे लिए आसान हो सके। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि हमें मिनिमम ऑफ 2 चार्जेस चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस, ठीक है, और दोनों रेस्ट पे होने चाहिए, इनको मूव नहीं करना है। मिनिमम 2 चार्जेस, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस फर्क नहीं पड़ता, दोनों चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए और इनके बीच में कुछ छोटा सा सेपरेशन का डिस्टेंस होना चाहिए। लेट अस कॉल द फर्स्ट चार्ज एज q1, द सेकंड चार्ज एज q2। तो इनके बीच का सेपरेशन वाला डिस्टेंस एज r। तो इनके बीच में जो भी इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन कुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये दोनों ही प्रोसेस की हमारे पास एक कॉमन नाम है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा क्यों नाम दिया? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस और ये रुके हुए हैं रेस्ट पे, स्टैटिक मतलब रुके हुआ। तो ऐसा फोर्स जो रुके हुए चार्जेस में काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्लस होंगे तो भी प्लस लेना, माइनस होंगे तो भी प्लस ही लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। रेडियस नहीं बोलेंगे बेटा उसको, फिर गोल मॉडल चीज रहती फिर उसका रेडियस होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है। q1 q2 का आंसर तो ऐसे किस रहेगा? प्रोपोर्शनलिटी रखते तो इक्वल टू कांस्टेंट आता है। हमें उस कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 is 1, 4 is 4, pi is 3.14, चाहो तो 3.142 लिख दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है बेटा 8.85 into 10 to power -12, and if you try to simplify this it is approximately 9 into 10 to power 9, ठीक है। इसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पे याद रख लेना। This will help you to calculate numericals faster. फिलहाल मेरा काम न्यूमेरिकल नहीं है, मुझे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो देखना चाहते हैं हम लोग। तो अभी हमने जो कूलम्ब्स लॉ बनाया बच्चों, ये स्केलर फॉर्म में, मतलब हमने वेक्टर नोटेशन कहीं पर भी नहीं लगाया। We have not applied vector notation anywhere. लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं लगाया, राइट हैंड साइड में भी नहीं लगाया। फिलहाल स्केलर फॉर्म में, मतलब हम यहाँ से हमसे फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। लेकिन वेक्टर किसे कहते हैं? इसके पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता हो। तो ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? हम सभी जानते हैं फोर्स को डायरेक्शन होता है। फोर्स की डेफिनेशन कैसे पढ़ते थे हम लोग 11th में? पुल और पुश इज डिफाइंड एज फोर्स। अब कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसे मैं पुल करूंगा तो एक डायरेक्शन आएगी, पुश करूंगा तो उसको भी कोई डायरेक्शन आएगी। पुल करने में भी डायरेक्शन आती, पुश करने में भी डायरेक्शन आती, मतलब फोर्स को डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब ये जो भी डायरेक्शन है हमें उसे इस एक्सप्रेशन में दिखाना है। We want to show that direction in this expression। हम बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ को हमने फिर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? तो बच्चों हमने पहला चार्ज दे दिया q1, दूसरा चार्ज दे दिया लेट अस कॉल दैट एज q2। इनके बीच का सेपरेशन वाला जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है r, ठीक है। अब ये क्या है? तो आपको देखा था दोनों चार्जेस में हमने कोई साइन नहीं दिखाई, तो बाय डिफॉल्ट ये भी प्लस q1 है और ये भी प्लस q2 है। प्लस मतलब पॉजिटिव चार्जेस, बोथ पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब इनके बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो रिपल्शन में चीज एक दूसरे के करीब आती कि दूर जाती, इसलिए ये फोर्स हमने बाहर की तरफ दिखाया, ठीक है। ये फोर्स हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया। क्या आपको लॉ का स्टेटमेंट याद है कि फोर्स जो होता है इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज और दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। उसी लाइन पे आउटवर्ड या इनवर्ड फोर्स काम करेगा। सिंस दिस इज रिपल्सिव फोर्स, ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ काम करेगा, यानी इसे q2 ने q1 को धक्का मारा, अपने से दूर की तरफ धक्का मारा, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन हमने फोर्स का दिखाया। इस फोर्स को नाम देना पड़ेगा। आप बोलेंगे फोर्स को नाम क्यों देंगे? बच्चों सिर्फ q1 ने q2 से धक्का नहीं खाया, बदले में q1 ने q2 को भी धक्का मारा। जैसा स्कूल में आप लोग के साथ कभी कुछ हो जाती किसी दो बच्चों में, तो एक ने पहले को धक्का मारा तो दूसरा कैसे धक्के खाते रहता क्या? बदले में उसको भी धक्का मारता। जैसा हम लोग, हाँ, ब्रदर्स आर रियलाइजिंग विद माय पॉइंट्स। जैसे हाँ, ये मामले में हम लोग बहुत एक्सपर्ट है, स्कूल में रोज करते थे, ठीक है।
धीरज कर नहीं पा रहे तो थोड़ा तकलीफ हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉलेज में जाएंगे फिर से मौके मिलेंगे, रोज धक्का मुक्की करो। चलो, Q2 ने Q1 को धक्का मारा तो Q1 ने Q2 को भी धक्का मारा, मतलब यहाँ पर एक नहीं दो फोर्सेस, यहाँ पर कितने फोर्सेस हो गए टोटल ऑफ दो फोर्सेस, एक Q1 ने Q2 पे लगाया, दूसरा Q2 ने Q1 पर लगाया। Are you getting the point? We are having two forces, one acted by Q1 on Q2, another acted by Q2 on Q1। तो बच्चों दूसरा फोर्स का डायरेक्शन कौन बनाएगा बोर्ड पे आके? हाँ उठाओ, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे करना चाहते, 9 बच्चे करना चाहते, 10, शाबाश। ध्यान दिला दो, ये रिपल्सिव फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे काम करेगा, और इनवर्ड काम करेगा या आउटवर्ड? आउटवर्ड। बस आके ड्रॉ करना है, आ जाओ जल्दी से बेटा। I'm really happy that you are participating. Right, बना दो उसकी डायरेक्शन। एक सेकंड अब बनाओ, इसको नाम भी देंगे आप थोड़ी देर में। तो क्या ये डायरेक्शन सही है? पहले इस फोर्स का नाम समझ लो तो उसका नाम समझना आसान हो जाएगा। सभी ने माना है कि डायरेक्शन सही है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ ये डायरेक्शन सही है, लेकिन ये फोर्स और वो फोर्स सेम फोर्स तो नहीं है, इसलिए हमें इनको नाम देना है। नाम कैसे देंगे? तो इस वाले फोर्स को हमने बोला फोर्स 1 2, 12 मत पढ़ लेना। अब आप बोलेंगे सर ये 1 2 क्या चक्कर है? ठीक है, तो हम ये 1 2 में 1 और 2 दोनों का इंडिपेंडेंट नहीं समझेंगे। 1 मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज 1, ये फोर्स किस पे काम कर रहा है? ऑन चार्ज 1। लेकिन ये फोर्स लगाया किसने? चार्ज 2 ने। तो दिस इज 1 मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय द चार्ज 2। ये बात समझ में आ रही? फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। 1 और 2 का सिग्निफिकेंस समझे? फोर्स किस पे काम किया? पहले चार्ज। किसने लगाया फोर्स? दूसरे चार्ज पे। तो किसने महसूस किया? 1 ने। किसने ये फोर्स अप्लाई किया? 2 ने। इसका नाम क्या? फोर्स 1 2। तो स्मार्ट बच्चा लोग इस और वाले फोर्स का नाम दे सकते हैं। हाँ, भीड़ में नहीं बोलना, अपने हाथ उठा, शाबाश। यस जेंटलमैन। हाँ, आप ही को बोला बेटा। हाँ, क्यों? एफ क्या? F12 ये था, इसका नाम पूछ रहा हूं मैं, इधर वाले फोर्स F21। डू यू एवरीबॉडी एग्री? ये दूसरा फोर्स का नाम हो गया F21, जिसका डायरेक्शन हम किधर बनाएंगे बेटा? टुवर्ड्स योर राइट और लेफ्ट? टुवर्ड्स योर राइट। तो दिस इज एक्टिंग ऑन टू बाय 1। इस चार्ज ने फोर्स को पहले महसूस किया, तो उस चार्ज का नंबर पहले डालेंगे, जिसने उसके ऊपर फोर्स लगाया उसका नंबर बाद में डालेंगे। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर का सिंबल लगाएंगे। ऐसा एरो मतलब वेक्टर का सिंबल होता है। आई होप सबको पता होगा, दिस एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर। ठीक है, तो ये अगर आप कोड लिखना चाहते हैं तो लिख लो। ठीक है, 1 मतलब पहला नंबर मतलब जिसने फोर्स महसूस किया, जो भी सेकंड नंबर रहेगा जिसने फोर्स लगाया। ये नंबर कोड्स लिख लो, ठीक है, ताकि आपको समझना आसान हो सके। लेट्स प्रोसीड। ये फोर्स का फॉर्मूला देखकर किसी को तकलीफ है तो बोलना, मुझे तो तकलीफ नजर आ रही है। आर का तो स्क्वायर सीखे थे, मतलब हम तो स्क्वायर बोले थे, हम क्यूब दिखा रहे। टाइपिंग एरर हो गया ना? कितने लोगों को लगते हैं टाइपिंग एरर हो गया है? यू थिंक टाइपिंग एरर हो गया है? रेज योर हैंड्स। अगर आपको नहीं लगता टाइपिंग एरर है तो फिर क्यों नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा। तो 2 चॉइसेस है, 4 चॉइसेस नहीं है। एक तो दिख जाती है टाइपिंग एरर, और अगर ये आर स्क्वायर के बदले आर क्यूब आपको टाइपिंग एरर नहीं लगता है तो क्यों नहीं है ये बताना पड़ेगा। चूज एनीवन। Some people believe this is error. By mistake स्क्वायर का क्यूब हो गया, कूलम मर गया, हम बोले उसकी उम्र लंबी कर देते हैं, आर स्क्वायर के बदले आर क्यूब कर देते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, is it like that? ठीक है, तो ये कूलम के अच्छे बात है, उन्होंने आर स्क्वायर को आर क्यूब करवा दिया। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं टाइपिंग एरर नहीं है? साइंटिफिकली वो होना चाहिए वैसा, आपको ये भी बताना पड़ेगा क्यों होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कूलम ने तो आर स्क्वायर ही बोला था। कूलम ने तो आर स्क्वायर बोला था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब पूरी रामायण समझने के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड के वेक्टर्स वाले बेसिक्स को 5 मिनट पहले रिकलेक्ट कर लेना था। We'll be recollecting the basics
तो ये फिर समझ आएगा, नहीं तो टोटल बाउंस होगी उसमें क्लियर कट। जब लॉ स्केलर फॉर्म में बता रहे तो आर स्क्वायर लिखा और अचानक वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब हो जाता, तो ये अचानक ऐसा चेंज क्यों, व्हाई सडन चेंज? इसको जानने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल्स नो होनी चाहिए। मेरे शब्दों के जवाब देते रहना, सिंपल सिंपल से सवाल पूछूंगा। क्या हमने कूलम्स लॉ ऐसे ही सीखा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर? क्या हमने कूलम्स लॉ ऐसे ही सीखा है? यस, हमारा लॉ तो हमने ऐसे ही सीखा था। अब लॉ ऐसे ही है, बट लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसे वेक्टर का एरो लगा दिया। राइट हैंड साइड के टर्म्स में भी तो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर क्वांटिटी और राइट हैंड साइड भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी तो इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन अब हम राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करते हैं 1, 4 एंड 5 ऑल देयर प्योर नंबर्स। इससे और सिर्फ नंबर्स है, नंबर्स वेक्टर होते हैं, प्योर नंबर्स आर नॉट वेक्टर्स। तो 1 और 4 और 5 को आप भूल जाओ, उसमें कोई भी वेक्टर नहीं है। इस चार्ज वेक्टर क्वांटिटी, इस चार्ज का वेक्टर क्वांटिटी जवाब है नहीं। चार्ज तो स्टैटिक है, हिल ही नहीं रहे, कहां से डायरेक्शन आएगी? चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज भी स्केलर हो गया बेटा Q1, चार्ज Q2 भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, 1, 4 और 5 भी स्केलर क्वांटिटी। एप्सिलॉन नॉट आपने नया नया सीखा है, आपको पता नहीं होगा स्केलर है या वेक्टर, आपकी जानकारी के बता दूं वो भी स्केलर क्वांटिटी। तो धनाधन ये भी स्केलर हो गया भाई। और आर स्क्वायर बेटा, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर स्केलर होता है, आर वेक्टर है, आर स्क्वायर स्केलर है। कोई जस्टिफाई कर सकता है मेरे स्टेटमेंट को? ये सब 11th के बेसिक्स है, फंडामेंटल बेसिक 11th में सिखाया गया है। यस, एक्सप्लेन। नहीं, आर इज अ वेक्टर, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर वेक्टर क्वांटिटी, आर स्क्वायर स्केलर, ये बोल रहा हूं मैं। अगर वो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है कौन सा वाला प्रोडक्ट? डॉट या क्रॉस? डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, सेल्फ मतलब खुद का खुद के साथ, तो स्केलर हो जाता है। कईयों की कॉपी में आया नहीं होगा, 11 पे अपन टाइम पास किए थे, लेकिन अभी 12 में सीरियस होना पड़ता, तो मैं 2 मिनट और ले लूं ये समझाने के लिए। आर भले वेक्टर है, आर स्क्वायर स्केलर क्यों हो गया? अच्छे से सीख लेना। पहले तो ए डॉट बी, जो आपके बेसिक वेक्टर के कंसेप्ट से उसको रिकलेक्ट करते हैं। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसे कैसे लिखते हैं बेटा? ए बी, आगे क्या? 9 कॉस थीटा। डॉट में कॉस लेते हैं, जैसे कॉस प्रोडक्ट भी बोलते, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते, और राइट हैंड साइड में देखो वेक्टर का कोई सिंबल नहीं है, इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब कि दो वेक्टर्स कि अगर डॉट प्रोडक्ट लीजिए, डॉट लगा के मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स की डॉट लगा के मल्टीप्लिकेशन की जाए तो आंसर हमेशा स्केलर होगा। दिस इज द फंडामेंटल व्हाट वाज टॉट टू यू इन 11th। इसे कैलकुलेट करने का तरीका, दोनों के मैग्नीट्यूड्स दो, देखो एरो नहीं लगाया मतलब क्या किया, ऐसा एरो नहीं लगाया वेक्टर का, तो दोज आर मैग्नीट्यूड्स, उसके अंदर डायरेक्शन कंसीडर नहीं है, और उसमें कॉस थीटा लेने का, आप बोलोगे थीटा कौन? उसके लिए बच्चों ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है दैट इज डिफाइंड एज थीटा। दो वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल आएगा, स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल नहीं, इस एंगल की बात नहीं कर रहा, दो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल है दैट इज डिफाइंड एज थीटा। यहां तक थोड़ा रिकलेक्ट हुआ। अब मैं अगर ये बोल दूं कि मेरा पहला वेक्टर है आर, पहला वेक्टर है आर, दूसरा वेक्टर आर, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आर तो एक ही है। दूसरा वेक्टर आर फिर कहां पर है बच्चों? तो दूसरा वेक्टर आर ही पहला ही वेक्टर है, मतलब इट इज ओवरलैपिंग द फर्स्ट वन। पहला वेक्टर आर और दूसरा वेक्टर आर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दो आर है। तो मेरे को जल्दी से बताओ, अगर मुझे लिखना है वेक्टर आर, वेक्टर डॉट आर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या था? ये कॉस थीटा। इसे कैसे लिखो? आर आर कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा को कॉस ऑफ 0 डिग्री लिखने के मूड में हूं, चलता क्या बोलो? क्योंकि पहला आर और दूसरे आर के बीच कोई एंगल ही नहीं है, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, इनके बीच का अक्यूट एंगल क्या बना? 0। तो देयर इज नो एंगल बिटवीन द टू आर, तो मैं यहाँ पे cos 0 लिख सकता हूं। तो r into r is r square,
cos 0 की मैथमेटिकल वैल्यू 1। सो दो वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे जो क्वांटिटी मिली वो कैसी मिली, स्केलर। तो आपको तो मेरी ये है कि मेरे पास जितने भी राइट हैंड साइड में टर्म्स हो गए इंक्लूडिंग दिस आर स्क्वायर, एवरीबॉडी इज स्केलर। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज वेक्टर। नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आ गया, अगर राइट हैंड साइड का हर एक टर्म स्केलर है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम वेक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं? मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल है, इस इक्वल टू से समझो, लेकिन अगर इधर वेक्टर है तो उधर भी वेक्टर दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? तो उसका भी फंडामेंटल आपको पहले जल्दी से याद दिला देता हूं। व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर दैट? ये मिटा दो, चलो उधर करते पहले। वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होते बेटा? तो क्या बोलते हैं उन्हें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एक को डायरेक्शन बोलते हैं। तो वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन ऐसा सेपरेट करके लिखना आता है आपको? आपकी किताबों में बी के फॉर्म में नहीं लिखते हो, किताबों में वेक्टर को ए बोलते हैं, वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर का निशान बदल गया है। जब हम ऐसा सिंबल लगाते हैं जिसे हम कैप बोलते हैं, इस सिंबल को कैप बोलते हैं, ये वेक्टर नोटेशन किसके लिए है? और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से क्या मतलब हुआ? वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1। बच्चों यहाँ पे मैंने 1 मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन लिया और यहाँ पे मैग्नीट्यूड डाला तो चीज तो हुई नहीं, समझा? तो वेक्टर 5 इस मैग्नीट्यूड 5 इंटू 1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ऐसा लिख सकता हूँ 5 1 5। इधर हो गया मैग्नीट्यूड, उधर हो गया डायरेक्शन। समझ भी ना क्या करो? तो हम इस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड अलग कर दे, इसकी डायरेक्शन अलग कर दे। इसकी डायरेक्शन डिनोट करने वाले क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 1, उसका नाम है मैग्नीट्यूड 1 वाला वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। ये पॉइंट समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? तो बच्चों अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि हम किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते, तो यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। यहां मल्टीप्लिकेशन है, इस मैग्नीट्यूड को इसके नीचे ले जाऊंगा डिवीजन में, तो क्या बचेगा? यूनिट वेक्टर। तो हाउ वी डिफाइन अ यूनिट वेक्टर? इट इज वेरी सिंपल, वी कॉल इट यूनिट वेक्टर इज, क्या है यूनिट वेक्टर? एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो जो मिलता है यूनिट वेक्टर। ये बात समझी या नहीं समझी? अरे हाँ या ना? कंसीडर अनदर वेक्टर, किसी वेक्टर का वैल्यू है 10, तो उसका मैग्नीट्यूड है 10 और से यूनिट वेक्टर मतलब 1 वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 10 टाइम्स अ यूनिट वेक्टर, 10 टाइम्स अ यूनिट वेक्टर। आप बोलेंगे सर इसमें यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? तो वेक्टर 10 को 10 से डिवाइड कर दो तो कैंसिल होके क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, बट उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अब स्कूल में आपके टीचर्स ने 1 का भी टेबल सिखाया है, भले एग्जाम में ना पूछा हो, इन 1 का टेबल सिखाया क्या? यस सर। 1 1 जा 1 5 जा 1 into this much is this much, 1 into x is x, 1 into anything is that thing। अरे हाँ या ना? तो 1 into this much thing is only this much, yes or no? तो बच्चों इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरफ डायरेक्शन आ गई, लेकिन 1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने से इसकी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैं किस चीज का यूनिट वेक्टर लेना चाहता हूं, उसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर है कौन यहाँ पर? आर। तो मैंने इसको ऐसा लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। मैंने मतलब इसकी वैल्यू क्या रखी है? 1। मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वैल्यू क्या है? 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो वैल्यू और रिमेन से। अब जो कि यहाँ पे एक वेक्टर डायरेक्शन आ गई है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर है। क्या इक्वेशन सही हो गया? ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी हमने यूनिट वेक्टर डाल दिया
इसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड की वेक्टर जस्टिफाइड है। ठीक, मैग्नीट्यूड में तो पहले से इक्वल थे। नाउ आई हैव अ पॉइंट, यहाँ पे तो आर स्क्वायर ही था, आर क्यूब कैसे हो गया, आर क्यूब कैसे हो गया, इसको समझना चाहते? हाँ या ना? यहाँ तक जो बोला उसको पक्का समझे के बोलो। अब इस आर स्क्वायर को आर क्यूब बताने की तैयारी करते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या मिलता? यूनिट वेक्टर। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फोर्स के लिए लिखा फोर्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड पूरा कॉपी कर लिया बेटा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर यहां तक कॉपी कर दिया। अब इस वेक्टर का नाम मैं रख देता हूं आर, यूनिट वेक्टर आर। इट शुड बी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आया ना? यूनिट वेक्टर आर should be equal to vector r divided by magnitude of r। ये समझ रहे क्या? एक बार फिर से देख ले, इन लोगों को तकलीफ है, ध्यान से सुनना। देखिए कॉपी में लिखने की घाई जो करते हैं ना, उनका अटेंशन टूटता है बार बार, तो कॉपी में लिखने की घाई प्लीज मत करो। हमने क्या सीखा है? वेक्टर a is equals to magnitude of a multiplied by unit vector of a। इसका कंक्लूजन क्या बनाया? यूनिट वेक्टर is equal to वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। इस वो हम इसके नीचे लाएंगे क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन है, ये टर्म इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। ध्यान समझे? कोई भी यूनिट वेक्टर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वेक्टर है उसका नाम है आर। ठीक है, तो मैंने इसी का इक्विवेलेंट इक्वेशन कैसे बनाया बच्चों? यूनिट वेक्टर का नाम रखा आर कैप। आर कैप, इस वेक्टर के सिंबल को कैप बोलते हैं। जहां लगी कैप समझ जाना वो यूनिट वेक्टर है। सिंबल कुछ भी हो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। ए के बदले लिखते हैं आर कैप, तो बच्चों इसके वेक्टर को क्या बोलूंगा? आर वेक्टर। एरो पे पर देखो, ये ऐसा वेक्टर लगाया तो यूनिट वेक्टर, ऐसा लगाया तो इवन वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आती है? तो बच्चों मैंने क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर को इसके वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड से रिप्लेस करना है। यूनिट वेक्टर आर कैप इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आर। बच्चों आर स्क्वायर स्केलर तक ही वेक्टर, और ये वाला आर स्केलर है कि वेक्टर है? नहीं, ये है वेक्टर, इसको टोपी में वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये वाला नीचे वाला आर क्या है, और ये आर स्क्वायर भी। अब ये आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और अब बताओ इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या मिसिंग है? वेक्टर आर। अब समझा ये कैसा है? अब फटाफट एक बार जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं, बेसिक्स आपको मैंने बता दी। ठीक है, हाउ डू वी रीच टू दिस थिंग? कूलम्स लॉ सेज फोर्स का मैग्नीट्यूड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की हो गई। जैसे ही मैंने डिसाइड किया इसे वेक्टर वर्जन में लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वेक्टर लगाया तो राइट हैंड साइड में मैंने यूनिट वेक्टर लगाया, ताकि मैग्नीट्यूड को फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट हो गया वेक्टर वर्जन, एकदम सिंपल फॉर्म है। इधर डायरेक्शन नहीं थी तो इधर भी नहीं, इधर लगा दी तो इधर भी लगा दी। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझता है इतना लिख दो, खुश हो जाओ, समझदार टीचर्स मार्क्स को ले देंगे। लेकिन अगर बुक के वर्जन तक इसे मैच करवाना चाहते हो तो भी करवा देता हूं। फिर हमें ध्यान में आता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। और ये वाला टर्म कॉपी कर लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर है ना। फिर मैंने इसे सिंपलीफाई किया तो क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 r स्क्वायर इनटू r टू द पावर 1, इसलिए तो 1 है। r स्क्वायर इनटू r टू द पावर 1 इज r क्यूब। ठीक है, इनटू वेक्टर r। तो इधर भी वेक्टर का सिंबल दिख रहा है, इधर भी वेक्टर का सिंबल दिख रहा है, दोनों तरफ वेक्टर फॉर्म में आ गया, इसलिए मुझे r स्क्वायर को r क्यूब करना पड़ा। और नहीं तो फिर यूनिट वेक्टर दिखा दो तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड की झंझट नहीं रहेगी, तो r स्क्वायर वैसे के वैसा बना रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो पैटर्न्स हो गए बच्चों लिखने के। एक तो ये पैटर्न जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल है, इधर वेक्टर लगा दिया उधर लगा दिया। और अगर आपको का फार्मूला मैच करना है r स्क्वायर के बदले r क्यूब, फिर आपको ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे तो
ये वाला आर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर था, इस आर स्क्वायर से लिखा आर क्यूब है। यहां तक समझ गया क्या? तो दो वर्जन में हम इसे लेकर आ गए। यहां तक कोई अड़चन? पक्का? इसे फोटो खींचना फटाफट खींच लो, क्योंकि डिटेलिंग आपको कई बार किताबों में समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे डिटेलिंग मैंने बना दी। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंटेशन और गिवन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है खेल यहाँ खत्म हो गया तो जाओगे नहीं, खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब पूछो क्यों? अरे पूछो तो बताओ। क्योंकि यहाँ पे एक अकेला ये फोर्स नहीं था, एक ही फोर्स था। मुझे अभी जो है कितने फोर्स करनी पड़ेगी? तो एक है फोर्स F12, दूसरा रहेगा फोर्स F2, तो इधर लगेगा। ठीक है, तो रेडी फॉर दिस? तो मैंने यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों? वेक्टर का डायरेक्शन। जो वेक्टर अभी हमने ड्रॉ किया है वो कहां से कहां चला? चार्ज 2 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला? चार्ज 1 तक चला। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1, तो R21 नाम का जो वेक्टर है, इसमें 2 और 1 का क्या मीनिंग हुआ? ये वेक्टर चार्ज 2 से शुरू होता है टुवर्ड्स चार्ज 1। टुवर्ड्स को शॉर्ट में 2 भी बोल सकते हैं। फ्रॉम 2 टू 1, 2 से शुरू हुआ, 1 की तरफ चला। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम है अलग है? सेम है। तो मुझे यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लगानी है उसे मैं लिखूंगा R21 वेक्टर। ये R21 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन F12 वेक्टर से मैच कर। ये बात समझ आ रही? F21 वेक्टर, अब सॉरी 12 वेक्टर इधर है और R21 भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने ऐसा किया। और बहुत सारे बच्चे ना 1 2 लगाना कब, 1 2 1 लगाना कब छोड़ डाल हो जाता है। एक सिंपल तरीका, इधर 1 2 है तो उधर 2 1, इधर 2 1 करो तो उधर 1, उल्टा सुल्टा ऐसा भी याद कर सकते हैं, इसको रट्टा मार के हो। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? यहाँ पे 1 2 क्यों नहीं लिखा? R21 वेक्टर की डायरेक्शन F12 से मैच करती है। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने दोनों के ठीक है आया ना, उसका रीजन हो। अब ये मैंने बना लिया F12 का वेक्टर फॉर्म, F12 का वेक्टर फॉर्म। इधर मैंने F12 वेक्टर दिखाया, इधर मैंने यूनिट वेक्टर डाला होगा, सोच लो। उस यूनिट वेक्टर का ये वेक्टर वर्जन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इधर आ गया, तो आर स्क्वायर से बन गया आर स्क्वायर। स्टेप बढ़ा के लिखना चाहते तो मैं वैसे भी कर देता बेटा। F12 वेक्टर यानी कि ये वाला फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो रट्टा मार लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर का इनटू यूनिट वेक्टर r इनटू यूनिट वेक्टर। इधर वेक्टर आ रहा तो उधर वेक्टर आ, ये वर्जन हो गया। फिर यूनिट वेक्टर r का नाम क्या दो? ये 1 2 था तो ये 2 1 दे दिया। ठीक है, अब इसको अगर आप वेक्टर में लाना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड से कॉपी कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। वेक्टर यूनिट वेक्टर जब रहता है तो उसे कैसे लिखते हैं? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर का नाम क्या रखो? 2 1। क्यों? क्योंकि वेक्टर 2 1 की डायरेक्शन फोर्स 1 2 के डायरेक्शन से मैच करती है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर से, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और इस r स्क्वायर और r को मिलाकर r क्यूब बना दिया। रेस्ट कर समझिए। नाउ इफ यू आर स्मार्ट, I want anyone amongst you जो बोर्ड पे आए और हमारे F21 वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखे। F21 वेक्टर किधर काम करेगा? आप लोगों ने मुझे ये डायरेक्शन बताई थी F21 बराबर। मुझे इस F21 का एक्सप्रेशन चाहिए इन अ सिमिलर वे। तो बताओ उसके लिए यूनिट, उसके लिए डिस्टेंस वेक्टर किधर से दिखाऊंगा मैं? वर्किंग फ्रॉम चार्ज 1 टुवर्ड्स चार्ज 2 बराबर। इसका नाम क्या रख दूंगा? इधर काम कर रहा है चार्ज 1 से के तरफ चार्ज 2 के तरफ, और चूंकि वेक्टर से वेक्टर का सिंबल लगाना मत भूल जाना। ठीक है, अब तो मैंने आपकी बिल्कुल मदद कर दी। R12 की डायरेक्शन F21 के डायरेक्शन से मैच कर रही है। एक इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, इसके लिए F21 सेम सिंपल करना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़े।
8 9 10 10 11, चलो अब इसको बुलाते 12, आ जाओ। बन गया। इधर में इन्होंने लिखा F21, ओके। इधर में R12, ये भी ओके। और बाकी तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, आर स्क्वायर के बदले आर क्यूब। कितने लोग टोटली एग्री? जो लिखा परफेक्टली सही है, एवरीबॉडी फाइन, आई आल्सो एग्री, सही है ये चीज। तो अब आपको वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखना आ गया, और उसे हमें कितनी बार लिखना पड़ा? 2 बार। एक बार F12 के टर्म्स में, एक बार F21 के टर्म्स में। अब मैं थोड़ी सी और एक छोटी सी एक्टिविटी करवा देता हूं, जिसकी जरूरत मुझे एमसीक्यूज में अक्सर पड़ेगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखना सबको आ गया। अब छोटी सी एमसीक्यू की तैयारी कर लेते। मेरे इस डायग्राम को देखो, R21 और R12 की डायरेक्शंस किधर है? R21 की टुवर्ड्स योर लेफ्ट, R12 की टुवर्ड्स योर राइट। और इनकी मैग्नीट्यूड कितनी है? सेम है। इनकी मैग्नीट्यूड R है, वो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। बच्चों, जब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उस टाइप के पेयर ऑफ वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर्स। और अब अगर अपोजिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, व्हाट कैन आई पुट फॉर यू? आपके लिए मैं ये काम कर सकता हूं कि ये बोल सकता हूं कि R21 इज माइनस ऑफ R1। ये बोल सकता हूं क्या? R21 इज अपोजिट, माइनस मतलब अपोजिट ऑफ R12। R21 इधर है, R12 उधर है। ध्यान इधर रखो रे बाबा, इधर ध्यान दो। R21 इधर है, R12 इधर है, डायरेक्शन से अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का R है। तो जब दो वेक्टर्स ऐसे हो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो, इनको हम अपोजिट वेक्टर्स का पेयर बोलते हैं। कितने कैसे? फर्स्ट वेक्टर ई इक्वल टू को क्या पढ़ेंगे? ईस्ट, माइनस को क्या पढ़ेंगे? अपोजिट। फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू को क्या पढ़ रहे हैं? ईस्ट, माइनस को पढ़ रहे हैं अपोजिट। और सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज अपोजिट टू सेकंड वेक्टर। ये पॉइंट में किसी को डाउट? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी R21 को मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूं बाय -1, माइनस R12 कर सकता हूं इसको रिप्लेस। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? F12 इक्वल टू 1/4πε0। इस सबको मैं कॉपी करते जा रहा हूं, Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू इस टर्म को, ये वाले टर्म को कैसे रिप्लेस करेंगे? -R12, बराबर। अब मैं स्मार्टली सोच रहा हूँ कि इस माइनस साइन को सामने ले लेना चाहिए। ऐसा करते हो ना आप लोग? 5 इंटू -x कैसे लिखते हैं? -5x। माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं, ये अंदर वाली माइनस साइन को मैं बाहर कर देता हूँ, चलेगा ऐसा? जैसे ही अब मैं इसे बाहर करता हूँ तो क्या बनेगा? माइनस बाहर आगे बच्चों, यहाँ लेकर आ रहे हो इस माइनस को, क्या बच्चा यहाँ पर बोलो? 1/4πε0। आगे बोलो इंटू Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, क्या बात? इंटू क्या? R1 वेक्टर। अब आप बहुत ही होशियार बच्चे हैं, जो ब्रैकेट में डाला उसे देखो क्या है। वेरी गुड। माइनस को भूल जाओ, एक मिनट ले, तो 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 by R क्यूब, Q1 Q2 by R क्यूब इंटू R12 है। ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म एग्जैक्टली क्या बन गया? F21 है वो।
क्या मेरे पास एक कंक्लूजन बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं? F12 वेक्टर इक्वल टू, इसको भूल मत जाना कौन है वो, पर ये ब्रैकेट किसके बराबर हो गया? F21 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये इतनी मेहनत करके जो हमने मैथमेटिकली बनाया, क्या हमें आंखों से भी वो दिखाई दे रहा था? F12 इधर तो F21 उधर, दोनों अपोजिट से मैग्नीट्यूड में इक्वल है, घेरा उनका मैग्नीट्यूड उसमें वो इक्वल है, और डायरेक्शंस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ये हमने यहाँ पर भी साबित। ठीक है, F12 वेक्टर इज अपोजिट ऑफ F21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शंस में अपोजिट। बच्चों एक सेकंड के और एक बात कर लेते हैं। सोचो कि यह सिचुएशन रिपल्शन की ना होते हुए अट्रैक्शन की होती, तो क्या ये नियम सही चलते? ऐसे ही बिल्कुल चलते, बताता क्यों। F12 की डायरेक्शन इधर होती और F21 की डायरेक्शन इधर होती, दोनों की डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है या नहीं? ये इधर है, ये इधर है, अपोजिट है कि नहीं है? मतलब ये रिलेशन तब भी वैलिड होती। समझा या नहीं समझा? इधर में है तो अपोजिट है, ऐसे हो जाए दोनों तो अपोजिट नहीं हुए क्या? हुए, मतलब ये रिलेशन हर हाल में ट्रू है, फिर वो रिपल्सिव फोर्सेस हो या अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये जो हमने सीखा, ऐसा नहीं कि मैंने रिपल्शन की केस बताई तो वही फिट हो रहा है, अट्रैक्शन वाली केसेस में भी ऐसे ही रूल्स फिट होंगे। सिर्फ वेक्टर फोर्सेस हम इधर दिखाने बदले ऐसे दिखा देंगे, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। अब कोई अड़चन, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो यहाँ पर हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अगले 2-3 मिनट में मैं आपको इसे रिवाइज करवा देता पढ़ेंगे, बाकी कुछ एमसीक्यूज पूछ लूंगा। रेडी फॉर दैट? चलो, तो यहाँ पे अपना F21 आ गया, F12 आप पहले बना चुके थे। F21 का एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने बताया था बच्चों, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन गिवन वेक्टर बदल जाएगा। F21 के सॉरी R21 के बदले R12 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला R12 का डायरेक्शन तो F21 से मैच हो रहा, R12 1 से 2 की तरफ काम कर रहा है। फोर्स का नाम फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1, तो F21 दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे R12 ले लिया F21 के साथ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ये आपने भी खुद बनाया था, कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये R21 और 12 को देखो डायरेक्शन वाइज कैसे है, अपोजिट है, तो R12 को इक्वल टू अपोजिट ऑफ R12 को अपोजिट ऑफ R21 बोल सकता हूँ, 12 इज अपोजिट ऑफ 21। हाँ या ना? इसका इस्तेमाल करके हम क्या बोल सकते हैं? F21 की एक्सप्रेशन हमारी इतनी थी, मैंने यहाँ पर ये सिंबल में नेगेटिविटी लाई, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या बना सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू F1। ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर? F12। हमारा कंक्लूजन क्या बन रहा है? F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, मतलब क्योंकि इनके डिस्टेंस वेक्टर्स अपोजिट है इसलिए ये फोर्सेस भी अपोजिट हो गए। क्लियर? ये सब मैंने समराइज किया। मैग्नीट्यूड कितना था उसमें आप यूनिट वेक्टर्स वगैरह दिखाना बंद कर दो, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। माइनस साइन इग्नोर कर दिया, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? डायरेक्शन। माइनस साइन मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस इक्वल है। कितना था वो मैग्नीट्यूड? 1/4 पाई नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R क्यूब। अगर यहाँ पर हम वेक्टर ले रहे तो, लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, वेक्टर नहीं लिया। अपॉन R स्क्वायर करना, अपॉन R स्क्वायर करना, R क्यूब मत करना। ठीक है, नहीं तो इतनी पूरी कहानी के बाद एयर में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, या R स्क्वायर लिखे करना, ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे। तो यूनिट वेक्टर डाला था तब भी R स्क्वायर था, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन स्केलर किया तब ये R क्यूब बना था। पर अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनल वेक्टर लॉ, सॉरी ओरिजिनल कूलम्ब्स लॉ विदाउट वेक्टर नोटेशन, उसमें तो R स्क्वायर ही था ना, वही बोलने का। चलो एमसीक्यूज। Coulomb's force is true only for dash charges, moving charges, static charges, both AND भी मतलब moving as well as static charges, और none of these। ठीक है, जिसको आंसर देने की इच्छा है आप उठा ले प्लीज। Coulomb फोर्स किसके लिए ट्रू है? यस जेंटलमैन, इनका कहना स्टैटिक चार्जेस। हाउ पीपल एग्री? एवरीबॉडी फाइन। हम चैप्टर का नाम ही रखे ना भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस को तो रोके ही होना है, तभी कूलम्ब्स लॉ लगना है। ठीक है, तो ये सही आंसर है।
The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is dash to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. वाह, पहले ये समझ गया है, होशियार बच्चे हैं. Yes, gentlemen. इनका कहना ऑप्शन सोच लो एक बार. Force of attraction between two stationary charges is dash to the product of charges and inversely proportional to the square of distance. ऑप्शन सी पक्का ब्लॉक कर दो. ये तो नहीं ना, ये जेंटलमैन बोल रहे हैं ऑप्शन सी. एवरीबॉडी एग्रीज? श्योर? ठीक है, तो अभी सब लोग सही है. और एक और क्वेश्चन. द कंडीशन दैट शुड सैटिस्फाई फॉर कूलम्स लॉ इज, कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कूलम्स लॉ के लिए? इट इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस. It acts along the line joining the two charges considered to be the point charges. It is true for moving charges. Both A and B. अरे ये सब शेयर भी लोग हैं, लेकिन मिल के दहाड़ एक ही. ऐसा ही हो गया, अकेले दहाड़ो यार. यह समझ मेरी. ऑप्शन डी, both A and B. स्टैटिक चार्जेस भी होनी चाहिए और should act along the line joining the two point charges. बराबर? ऑप्शन डी is the correct choice. कोई तकलीफ नहीं आता? पक्का? यहां से अब हम सब स्टडी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.